नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। आपके टेलीविज़न चैनल, अखबार यह सवाल आपको उठाते हुए नज़र नहीं आएंगे। आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, कभी नहीं नज़र आएंगे कि दिल्ली के झंडेवालान में यह जो आरएसएस का विशाल भवन बनकर तैयार हुआ है, इसके लिए धन कहां से आया है। आपकी स्क्रीन पर जो भव्य इमारत की तस्वीर आ रही है, यह आरएसएस का नया भवन है। 12 मंजिला इस भवन में 3 टावर हैं और लगभग 4 एकड़ में 300 से ज्यादा लोगों के रुकने की व्यवस्था है। तरह तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस आरएसएस का भवन किसके धन से बना है, यह एक पहेली है। भारत में सवाल पूछने का रिवाज पूरी तरह से बंद हो चुका है। देश के तमाम मीडिया चैनल आरएसएस के इस नए भवन की तरफ दौड़ रहे हैं। देखिए एक झलक। दिल्ली के झंडेवालान में आरएसएस का नया कार्यालय बनकर तैयार है। आज संघ के पदाधिकारियों ने मीडिया को नए कार्यालय का दौरा कराया। यह अत्याधुनिक कार्यालय है जिसमें 12 मंजिला 3 टावर हैं। इनमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं के रहने, बैठने और भोजन करने की व्यवस्था है। करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये आपने देखा किस तरह से आरएसएस की बिल्डिंग का गुणगान किया जा रहा है। यह कोई अकेली रिपोर्ट नहीं है, पूरा मीडिया ऐसी रिपोर्ट से भरा हुआ है। सबके सब गुणगान कर रहे हैं, कितना विशाल भवन है, खाने के लिए कितना इंतजाम है, खाने की व्यवस्था कहां है। आखिर गोदी मीडिया और मोदी सरकार के 10 साल में हमने देखा है कि सरकार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती तो अक्सर ही मीडिया के साथ लंच करती है। आरएसएस के भवन में सबसे बड़ी बात यही बताई जा रही है कि कितने लोग रुकेंगे, कितने लोग एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। क्या दर्शक यही जानना चाहता है? दर्शक क्या जानना चाहता है? यह बात तो पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। आरएसएस के इस भवन में एएनआई ने एक मोटा मोटा अंदाजा लगाते हुए बताया है, सूत्र पत्रकारिता के हवाले से, क्योंकि भारत में इस वक्त पत्रकारिता तो खत्म हो चुकी है। हर बात को घुमा फिराकर सूत्र के हवाले से बता दिया जाता है ताकि कल इसकी पुष्टि ना करनी पड़े, इस पर कोई सवाल ना उठे। तो एएनआई की रिपोर्ट बताती है कि इस पर लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इसे 75,000 से ज्यादा स्वयंसेवकों से चंदे के रूप में एकत्र किया गया है। कितना सीधा हिसाब है। 75,000 स्वयंसेवक 2-2 लाख रुपए दे देते हैं और 150 करोड़ इकट्ठे हो जाते हैं। इस देश में जब पत्रकारिता की रिपोर्टिंग करने वाली संस्थाओं पर ताले लगा दिए जा रहे हैं, आपने रिपोर्टर्स कलेक्टिव का नाम सुना होगा। अपनी मीडिया इन्वेस्टिगेशन के लिए, रिपोर्ट के लिए यह संस्था लगातार काम कर रही थी। उसको मिलने वाली मदद रोक दी जाती है ताकि पत्रकार घर बैठें। पत्रकारों का काम सवाल पूछना है ही नहीं। आपको एनडीटीवी की कहानी याद है। एनडीटीवी पर धोखाधड़ी करके 375 करोड़ के लोन का जो मामला था, उसे पिछले साल सीबीआई ने खत्म कर दिया है। सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में बताया उसे ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि एनडीटीवी को दिया गया यह लोन नियमों के विरुद्ध था। एक कर्जा जो एनडीटीवी ने लिया था, उस पर सीबीआई 7 साल तक चुप्पी मारकर बैठी रहती है और फिर नियम कानूनों के आड़ में एनडीटीवी के प्रमोटर्स की, डॉक्टर प्रणय राय की, राधिका राय की और एनडीटीवी के पत्रकारों की एक प्रताड़ना की लंबी फहरिस्त चलती है और अंततः धोखे से, छल पूर्वक एनडीटीवी को खरीद लिया जाता है। जब एनडीटीवी को खरीद लिया जाता है
तब सीबीआई कहती है उसे केस में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसमें नियमों का उल्लंघन किया गया हो। एक तरफ बैंक से लिया गया कर्जा था, एनडीटीवी का कर्जा जो सवाल पूछता था। एक तरफ 150 करोड़ में दिल्ली के झंडे वालान में भव्य इमारत बनकर खड़ी हो गई है। इसके लिए लगभग 4 एकड़ की जमीन किसने दी, किस नियमों के तहत दी, जब आरएसएस का पंजीयन ही नहीं है, आरएसएस एक रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। जिस संस्था का पंजीयन ना हो, रजिस्ट्रेशन ना हो, उसे इतनी बड़ी जमीन और इतना बड़ा चंदा उगाहने की अनुमति किस आधार पर दी जा सकती है? आप अपनी स्क्रीन पर इन खबरों को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते रहते हैं उन्हें आरएसएस का स्वयंसेवक होने पर गर्व है। 2009 में मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख बने थे। उसके बाद से ही मोदी का समर्थन कितनी तीव्रता से आगे बढ़ा, आप इसके गवाह हैं। आप जानते हैं 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं और उसके बाद से आरएसएस का विस्तार जारी है। 1966 में आरएसएस पर एक प्रतिबंध लगाया गया था जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारी आरएसएस की बैठकों में भाग नहीं ले सकते थे। उसके कार्यक्रमों से उनको दूरी बनाकर रखनी थी। प्रधानमंत्री के रूप में जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेते हैं तो इस पाबंदी को हटा दिया जाता है। नरेंद्र मोदी ने इसके लिए 10 साल की प्रतीक्षा की। अटल बिहारी वाजपेयी इस पाबंदी को हटाना जरूरी नहीं मानते थे। तो आप सोचें कि 10 सालों में क्या क्या घट रहा है। जो सवाल पूछते हैं उनको जेल में डाल दिया जाएगा, उनकी कंपनी खरीद ली जाएगी, पत्रकारों के रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। जो आरएसएस का गुण गाएंगे उसे ही सब पत्रकारिता कहेंगे। यही अमृतकाल का सबसे बड़ा रिवाज है। आरएसएस के इस भवन में पांचजन्य, ऑर्गेनाइजर और उसके तमाम प्रकाशनों के लिए व्यवस्था की गई है। उनकी बिल्डिंग के नाम सुनिए, साधना, प्रेरणा, अर्चना। आपको याद दिला देना जरूरी है 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था। आगे चलकर अच्छे आचरण के आश्वासन के कारण यह प्रतिबंध हटा लिया गया। लेकिन आरएसएस हिंदू राष्ट्र के नारे को लगातार बुलंद किए हुए है। उसी हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को, जिसे सरदार पटेल पागलपन कहते हैं, जिसे अंबेडकर ने लोकतंत्र और बंधुत्व के लिए खतरा बताया, नेहरू आरएसएस की सांप्रदायिकता को सबसे अच्छे से समझते थे। उन्होंने लगातार देश को, अपने मंत्रिमंडल को और जनता को सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए आगाह किया, उसके खतरों के बारे में बताया। इसीलिए नेहरू आरएसएस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उनके खिलाफ पूरा का पूरा दुष्प्रचार का तंत्र 10 साल में जैसे गोदी मीडिया और आईटी सेल का सबसे बड़ा काम बन गया। कोई आपको ऐसी रिपोर्ट बनाते हुए नहीं दिखेगा कि आरएसएस के भवन के लिए धन कहां से आया। कौन सवाल पूछे, सब तस्वीरें छाप रहे हैं, सुविधाओं का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन आपको पूछना चाहिए, क्या यह रकम पीएम केयर से आई है, किसी सरकारी सहायता से आई है? यह सारे सवाल सरकार से पूछने चाहिए। लोकतंत्र और राजतंत्र का यही फर्क है और इसी फर्क को लगातार मिटाने की कोशिश की जा रही है। सवाल उठाने वालों का मुंह बंद करके, उनको चुप कराकर। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर
हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे चैनल की रीच बहुत कम है क्योंकि हम अक्सर वही सवाल उठाते हैं जो लोकतंत्र और संविधान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए। नमस्कार।